गाइस कैसे आप लोग। सो गाइस वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। जेई मेन के जो जुलाई 2020 में आए थे। प्लेलिस्ट है इसके सभी चैप्टर्स की गाइस, जो भी आपको एग्जाम्स के पीवाईक्यूज देखने हैं, लेटेस्ट और पुराने भी, वो उसमें जरूर मिल जाएंगे आपको। ओके, सो फिलहाल हम इसमें स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट अलाउड। ओके, देखिए गाइस, अगर आपको ये जो ध्यान से देखेंगे इसमें, तो एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल आपका एजिमुथल, एम मैग्नेटिक, और एस होता है इसका स्पिन इलेक्ट्रॉन्स का। प्लस हाफ या माइनस हाफ ही वैल्यू पॉसिबल है। नो, इसमें आपको 2 पॉइंट देखने हैं। पहली बात तो कि एन जो एल की वैल्यू है, एन की तो होगी इसमें सब में 3। एल की वैल्यू क्या होगी एसपीडीएफ के अकॉर्डिंग? 0 1 2 3, करेक्ट। तो सब में हो जाएगी। एम की वैल्यू क्या आ जाएगी? सो जैसे एस अगर 0 है तो 0 ही हो गया। पी ये है तो -1 2 + 1 चल जाएगी, -1 0 + 1। सिमिलरली इसमें -2 2 + 2 हो जाएगी, करेक्ट। एंड सिमिलरली 3 में -3 2 + 3, यानी -3 -2 0। ओके, एक तो ये बात होगी। दूसरी क्या है, ऑबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो जो अब मिनिमम एनर्जी इंक्रीज एनर्जी होती रहती है, उसके अकॉर्डिंग ये बढ़ते रहता है। तो क्या होगा, पहले 1s भरेगा, फिर 2s भरेगा, फिर 2p, देन 3s, फिर 3p, देन 4s, 3d 4d, देन ये, एंड देन आगे जो भी होगा 4f, है ना। तो अगर आप गौर से इसमें देखेंगे कि इन सब को देखिए, पहला है 3d हो गया, है ना। दूसरा क्या होगा, ये भी 3d हो गया। -0 है, -2 इसलिए पॉसिबल है। इसमें क्या हो गया, 3f हो गया। और इसमें क्या हो गया, 3l0 यानी s। समझ रहे हैं ना, f क्यों? क्योंकि m की वैल्यू यहाँ पे, l की वैल्यू 3 है, तो यहाँ l की वैल्यू 3 होगी, तो अकॉर्डिंगली f हो गया। ओके, नाउ अगर, लेकिन इन सब में देखिए 3d पॉसिबल दिख रहा है, लेकिन थर्ड शेल में f नहीं होता। ये स्टार्ट होता है आपका फोर्थ शेल से। समझ में आया? ठीक है। सो इसमें क्या है कि यही एक इकलौता है जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि थर्ड से शेल में अगर आप देखेंगे तो ये जो थर्ड है यहाँ पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पे फोर्थ n = 4 होता तब पॉसिबल हो जाता। ओके, आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। तो दो चीज समझ में लग रही थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the excited electron of a hydrogen atom from n = 5 drops to the ground state, the maximum number of emission lines observed are। देखिए, क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि जैसे हाइड्रोजन का बोला है, ये न्यूक्लियस है, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया एन की वैल्यूज। ओके, 1 2 3 4 5। अब वो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ जो लाइंस, एमिशन लाइंस होंगी, वो बतानी है कि जब मैक्सिमम नंबर, देखिए मैक्सिमम नंबर का है, मिनिमम नंबर नहीं का है। ये पहली बात तो आप ध्यान रखना, ठीक है। मैक्सिमम नंबर लाइंस कितनी होगी, जब यहाँ ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से ग्राउंड स्टेट में आ रहा होगा। ये ग्राउंड स्टेट हो गई। तो देखिए क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स 5 से 4 में आया, 4 से 3 में आया, 3 से 2 में आया, 2 से 1 में आया। एक तो ये हो गया पैरा। दूसरा क्या होगा, 5 से 3 में आया, 3 से 2 में आया, 2 से 1 में आया। एक क्या हो सकता है, 5 से डायरेक्ट 2 में आया, देन 1 में आया, करेक्ट। और एक आया 5 से 1 में आया। एक तो ये सेट बन गया, करेक्ट। एक दूसरा सेट क्या होगा, सपोज 5 से 4 में आया, देन 4 से 2 में आ गया डायरेक्ट। समझ रहे हो गाइस? सो ये जो परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं मल्टीपल, तो उसके लिए एक स्टेट फॉर्मूला होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि जब भी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एमिशन लाइंस हैं वो पता करनी हो, ओके, व्हेन, अब ध्यान से एमिशन लाइंस जो बन रही है ऑब्जर्व्ड व्हेन ए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम nth ऑर्बिट जंप्स टू ग्राउंड स्टेट। अब देखिए, अगर ये ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा हूं पहले, यानी n = जो इनिशियली n है और फाइनली 1 पे जंप कर रहा है, इसके लिए नंबर ऑफ जो मैक्सिमम का होता है फॉर्मूला है n × n-1 / 2। ओके, व्हाट इफ मैं कहूं कि n से ग्राउंड स्टेट में नहीं हो रहा है, n सपोज 5 से 3 का मैक्सिमम पूछ रहा हूं, उसका भी एक फॉर्मूला है, मैं बता दूंगा अभी। तो n × n-1 / 2। तो n क्या है यहाँ पे 5, तो 5 × 5 - 1 / 2 यानी 10। तो फिलहाल इसका आंसर तो हो गया आपका 10, करेक्ट। अब अगर मैं ये कहूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस, ये एडिशनल कंसेप्ट बता रहा हूं आपको कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस, एमिशन लाइंस कितनी होंगी जब एक इलेक्ट्रॉन n2 से n1 की तरफ कूद रहा है, ग्राउंड स्टेट नहीं है। तो उसका फॉर्मूला सिंपल है गाइस, ये n2 - n1 × n2 - n1 + 1 / 2। ओके, सो ये फॉर्मूला भी आप याद रखने। अगर इसको इसमें प्रूव करना है तो आप क्या करो, n2 को n रख लो और n1 को रख लो 1। तो आपका आंसर इससे ये वाला है ना, इससे ये वाला प्रूव हो जाएगा। तो फिलहाल आई होप आपको समझ में आएगा। जो आपको करेक्ट आंसर है इज 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ न्यूट्रॉन विल बिकम
equal when the velocity of electron is x time the velocity of neutron, the value of x is। देखिए इन्होंने ये कहा है कि फॉर एग्जाम्पल जो वेलोसिटी है ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर वो x टाइम्स है वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन, समझ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज x टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन इफ जो इसकी लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन, ये कंडीशन दे दी है। तो उस केस में आपको पूछा है कि x की वैल्यू बताओ। अब देखिए वी नो, देखिए अब तक तो आपको ये पता ही होगा और ये कितनी बार अप्लाई भी कर चुके होंगे कि जो डी ब्रोगली इक्वेशन होता है फॉर वेवलेंथ, डी ब्रोगली फॉर्मूला होता है फॉर वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। ओके, देखिए क्या होता है कि जो ये डी ब्रोगली का फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द लैम्डा या वेवलेंथ, ये उन सभी नॉन जीरो मास के, मतलब जिन पार्टिकल का कुछ थोड़ा बहुत मास है यानी और उनका थोड़ा बहुत मोमेंटम है, नॉन जीरो मोमेंटम है, तो उन सब पे एप्लीकेबल है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे ही एप्लीकेबल नहीं है ये फॉर्मूला, आप न्यूट्रॉन पे, प्रोटॉन पे, पॉजिट्रॉन्स पे, ये दूसरे पार्टिकल्स पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं जिसका मास जीरो नहीं है एंड अगेन थोड़ी बहुत वेलोसिटी भी है यानी ओवरऑल नॉन जीरो मोमेंटम है, तो उन सब पे आप ये डी ब्रोगली का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके, सो हैविंग सेड दैट मैं ये फॉर्मूला क्या देता हूं कि ओके अगर ये आपका ट्रू है तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा एन तो गिवन है ही, तो मैं क्या करता हूं h अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू h अपॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन। प्लैंक्स कांस्टेंट h से h कट गया यानी इससे क्या कैलकुलेट कर लेता हूं, VE इज इक्वल्स टू mn इंटू VN डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा ME। ओके, अब देखिए इसको यहां पे रख देता हूं। VE मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन आपको निकालनी है, करेक्ट, आप बेसिकली रिलेशन बताना, डिवाइड और हो जाएगा आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कि होता है आपका 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। इस पूरे को अगर आप सोल्व करोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 0.175824 इंटू 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाई VN। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, VE इज इक्वल टू 175.824 टाइम्स VN। करेक्ट गाइस, तो वैल्यू ऑफ नियरेस्ट इंटीजर पूछी थी तो ये हो गया, लिख सकते हो 1758 इज योर फाइनल आंसर। सो आई होप गाइस ये जो आपको क्वेश्चन है, कंसेप्ट है, समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर एन इमेजिनरी आयन, ओके, एक्स, ये बेसिकली एन आयन है, 3 नेगेटिव ने कर लिया और 48 इसका मास नंबर है, 22 इसका एटॉमिक नंबर है। Okay, the nucleus contains A% more neutrons than the number of electrons in it. Okay, let number of neutrons is n and number of electrons is e. तो इन्होंने क्या किया है कि A% more neutrons than electron, A nucleus contain A% more neutrons than the number of electrons. Okay, तो A% of E plus E ये वैल्यू हो गई यानी n इक्वल टू क्या हो गया A अपॉन 100 इंटू E, ओके, प्लस E। तो इसको अगर आप, आई होप आपको गाइस ये समझ में आ गया होगा ना कि इन्होंने कहा है न्यूक्लियस कंटेन्स A% मोर न्यूट्रॉन्स देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो A% जो E का है A% ज्यादा है यानी AE अपॉन 100 प्लस E इक्वल्स टू मैथमेटिकल वैल्यू गाइस। सो अब देखिए, अब इसमें फिलहाल हम ये कर लेते हैं कि n इज इक्वल्स टू E कॉमन ले लो तो A अपॉन 100 प्लस 1, ठीक है, एक वैल्यू बतानी है। अब देखिए 22 एटॉमिक नंबर है यानी जो इनिशियली इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे जब में 3 नेगेटिव इसने नहीं लिए थे तो उस टाइम पे 22 थे, अब इसने 3 और ले लिए तो 3 यानी इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 25, करेक्ट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे इसका जो एटॉम मास नंबर है माइनस कर दो आपको 22 एटॉमिक नंबर तो आपको न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, ओके, 48 माइनस 22 यानी 26, करेक्ट। अब ये वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे की आ गई है ना, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है पूरे के न्यूट्रॉन्स आ गए, कंफ्यूज नहीं होना। तो अब वैल्यू रख दो, तो n की वैल्यू क्या होगी इसमें 26 और E की वैल्यू क्या होगी 25 इंटू A अपॉन 100 प्लस 1, करेक्ट। अब यहाँ पे सोल्व कर लो बस गाइस। सो ये हो गया आपका 26 डिवाइड बाई 25 A अपॉन 100 प्लस 1, तो A अपॉन 100 इक्वल्स टू हो गया 26 माइनस 25 डिवाइड बाई 25 यानी 1 अपॉन 25 A अपॉन 100 और ये कट गए आपका हो गया 4, A इक्वल्स टू 4, ओके। सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। कई तरीके से इसको मैथमेटिक्स को सोल्व कर सकते हो, बस
समझ में आना चाहिए कि इस लाइन का मतलब क्या था। तो जो करेक्ट आंसर हो गया आपका वो हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेसिकली असर्शन एंड रीजन का कंसेप्ट क्वेश्चन है। असर्शन ए दिया हुआ है, एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम। देखिए इसको अब या तो अब स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कंसेप्ट पता होते हैं तो आप इसको कह सकते हो दिस इज ट्रू, बट मैं आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाऊंगा, और ये जो मैं आपको मेथड बताऊंगा वो बहुत कारगर है, आपको किसी भी क्वेश्चन में इसमें दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये जो पूरा एनर्जी है, ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है ना, ये आप डिफाइन कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो जेड इफेक्टिव से। ओके, तो जेड इफेक्टिव क्या है आपका, बेसिकली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बेसिकली जेड इफेक्टिव लिख देता हूं उसको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑफ द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। लेट्स सपोज EN है, nth ऑर्बिटल, तो जो एनर्जी है आपके ऑर्बिटल की उसको वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जेड इफेक्टिव, यानी न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा एनर्जी उतनी ही कम होती रहती है। अगर ये समझ में आ गया है, अब ये देखते हैं कि ये जेड इफेक्टिव निकलता कैसे है। ओके, तो देखिए जेड इफेक्टिव का एक सिंपल फॉर्मूला है, जेड इफेक्टिव इक्वल्स टू जेड माइनस जेड कोर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखो। Z क्या है यहाँ पे, बेसिकली एटॉमिक नंबर है, और Z कोर क्या हो जाएगा, देखिए Z कोर क्या है, जैसे आपका ही हो गया न्यूक्लियस, 1 2 3 4 ऐसे आपके वो बन गए ऑर्बिटल्स। तो फॉर एग्जाम्पल ऑर्बिटल आपके सब शेल्स वगैरह इस तरह बना दिए कुछ भी। तो फॉर एग्जाम्पल ये 3p ऑर्बिटल था आपका, तो Z कोर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये काउंट कर लीजिए टोटल, समझ में आया, 1 2 3 जैसे इसमें हो गया ना। तो ये जिसका आप निकाल रहे हो उसके अंदर का निकाल लो, वो जेड कोर की वैल्यू हो जाएगी। कंफ्यूज नहीं होना, मैं अभी आपको एग्जैक्ट बता दूंगा कैसे समझाने की कोशिश करो। ओके, अब देखिए इस फॉर्मूले से मैं यूटिलाइज करता हूं इसको। अब मैंने कहा कि हाइड्रोजन के लिए 2s और लिथियम के लिए 2s, इसकी एनर्जी देखनी है, तो मैंने कहा एनर्जी उसमें ज्यादा होगी जिसमें जेड इफेक्टिव कम होगा। सो जेड इफेक्टिव इक्वल्स टू जेड क्या है इसका, हाइड्रोजन का यानी एटॉमिक नंबर 1 माइनस जेड कोर क्या हो जाएगा, देखिए हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 1, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन हो जाएगा 1s1। सिमिलरली जो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसका हो जाएगा 1s2 2s1। करेक्ट। अब इसमें देखिए 2s तो है ही, इसमें 2s नहीं है, तो इसे 2s0 कर देते ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, मैंने आपको क्या कहा था, माइनस जेड कोर क्या हो जाएगा, जिसका आपको निकालना है, इसका निकालना, उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, यानी ये वाला कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है ना बस, तो 1 - 1 यानी 0। सिमिलरली इसमें कैसे निकालोगे, जेड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी 3 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसका 2s का निकालना था ना, तो 2s को छोड़ के जितने भी आपके इसके अंदर है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो यानी 2। ओके, तो इसका क्या हो गया 2 यानी 1। अगर सपोज आप फॉर एग्जांपल ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3 सपोज ऐसे, और मुझे 2p का निकालना है, तो उस केस में जो जेड कोर की क्या वैल्यू हो जाएगी, ये 2 + 2 यानी 4, तो जितने भी ओवरऑल इलेक्ट्रॉन। करेक्ट गाइज, समझ में आया। तो अब इससे क्या हो गया, मुझे ये समझ में आ गया कि जो जेड इफेक्टिव है ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन जेड इफेक्टिव ऑफ लिथियम। तो मतलब ई जो एनर्जी होगी ऑफ ऑर्बिटल ऑफ 2s ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया गाइज आपको, या तो आप लाइन याद रख लो या ऐसे प्रूव कर सकते हो, और ये मेथड बहुत जरूरी है। ओके, सो दूसरा हो गया, ये तो करेक्ट हो गया। अगेन एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन द सेम शेल डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, और ये भी आप ऐसे प्रूव कर सकते हो। देखिए इन्होंने कहा कि सेम सब शेल की बात जब मैं करता हूं, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज होती है। क्यों, अब देखिए, अब ये देख लीजिए, जब मैं कहता हूं कि मेरा जेड कोर यानी कि जो जेड इफेक्टिव है वो इक्वल्स टू हो गया जेड माइनस जेड कोर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे सिर्फ 2s इलेक्ट्रॉन्स के बारे में चाहिए, ठीक है, तो अब देखिए ये 2s इलेक्ट्रॉन्स तो सभी में लगभग सेम ही रहेंगे, 1 2 3 जो मैक्सिमम। तो फॉर एग्जाम्पल ये सेम नंबर है, ये लेट जस्ट से दिस इज x। ठीक है, अगर मैं एटॉमिक नंबर यहाँ पे 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, तो ये जो डिफरेंस है 1 - x 2 - 3 यानी ये क्या होगा, इंक्रीज होता जा रहा है। लेट जस्ट से कि x को मैं एक नंबर देता हूं 1, तो 1 - 1 2 - 1 3 - 1 4 - 1, तो क्या हो रहा है आपका जेड इफेक्टिव, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है इंक्रीज हो रहा है। जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी।
Okay, so energy of orbital same shall decrease with the increase in atomic number. This is also true. और क्या हो गया, hence जो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, यानी both A and B are true and R is the correct explanation of A is correct. I hope guys आपको समझ में आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The correct decreasing order of energy of for the orbitals having following set of quantum numbers. ठीक है, अब देखिए अगेन गाइज, एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल आपका हो गया एजिमुथल, एम हो गया मैग्नेटिक. एजिमुथल बेसिकली सब शेल्स हो गए. तो एल की वैल्यू क्या होती है एस पी डी एफ के लिए, 0 1 2 3, ये ध्यान रखना. तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप एम की तो वैल्यू देखिए गाइज, 0 -1 0 1 हो गया, इसके लिए -2 2 +2 हो गया. तो ये बेसिकली ज्यादा इतनी वैल्यू नहीं रखता. इस केस में आपका ऐसे हो जाएगा. देखिए इसको 3s लिख दोगे आप, 3 ये नंबर ऑफ शेल, 0s, इसको क्या लिख दोगे 4s, इसको क्या लिख दोगे 3p, क्योंकि एल की वैल्यू 1 है, p हो गया, और n हो गया 3d. करेक्ट, ये हो गया. अब कह रहे हैं करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है. तो ऑफ वो प्रिंसिपल से आप क्या देख सकते हो कि जब इंक्रीजिंग, जो पहले मिनिमम एनर्जी का बढ़ता है फिर इंक्रीजिंग एनर्जी में बढ़ता है. तो जैसे 1s भरेगा, फिर 2s भरेगा, फिर 2p, देन 3s, फिर 3p, देन 4s, देन 3d, देन 4p, इस तरह ऑर्डर में आपके जो है इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं. करेक्ट. और ये क्या है, इंक्रीज, मिनिमम एनर्जी 1s की, देन 2s की होती है, देन 2p. सो बेसिकली जैसे जैसे इंक्रीज होगी ऐसे ऐसे इनके ऑर्बिटल्स बढ़ते हैं. तो भाई इसके अकॉर्डिंग अरेंज कर दो आप. अगर इसमें देखोगे कैसा हो गया, एनर्जी का ऑर्डर क्या हो गया इनका ऑर्बिटल्स का, पहले 3s हो गया, इसमें 3p हो गया, 4s, देन 3d. देख लो आप, पहले हो गया 3s, फिर भर गया आपका 3p ये, फिर उसके बाद हो गया यहाँ पे 4s एंड 3d. तो ऑर्डर में आ गए. तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका क्या करेक्ट हो गया, ए सी बी एंड डी. ओके गाइज, सो ये ऑप्शन नंबर ए विल बी योर फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ द वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन emitted from hydrogen atom is 3.3 A, then energy absorbed by the electron in its ground state compared to minimum energy required for its escape from the atom is. देखिए सिंपल है कि वेवलेंथ है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन emitted फ्रॉम हाइड्रोजन एटम. ये देखिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड करनी है. ठीक. अब देखिए एक चीज देखिए, फॉर एग्जांपल ये आपका हाइड्रोजन का हो गया, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ग्राउंड स्टेट में आपका इलेक्ट्रॉन है. जैसे इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई आपको एनर्जी, फोटोन इस पे गिरी और एनर्जी आप इसमें दे रहे हो. ठीक है, एनर्जी ई सपोज आपने इसको दी. अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले देखिए क्या होता है, स्लैब है ये, फॉर एग्जांपल मिनिमम एनर्जी होती है 5, इसको 5 बोल दो, या वेव फंक्शन बोलते हैं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसको बोल दो ई मिनिमम बोल दो, है ना. अब ये आप सोचो कि ये लाइन है एनर्जी की, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है कि वो जब उसे मिल जाएगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा शेल से. ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी एनर्जी का जो मेरा लेवल है वो ये है. ओके, ये इलेक्ट्रॉन है. ई जब मिली उसको क्या होता है कि उस जो ई इक्वल टू एच नी जो आपको मिलती है, इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, उसकी एनर्जी बढ़ेगी. पहले तो आएगा वो मिनिमम एनर्जी पे. अगर वो मिनिमम एनर्जी एक्वायर कर ली तो वो कह देंगे कि वो ग्राउंड स्टेट से या इस शेल से बाहर कूद जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर ये ई इस ई मिनिमम से ज्यादा है तो पहली बात तो जो जितनी एनर्जी इस गैप को पूरा करने के लिए यूटिलाइज है वो यहाँ पे आ जाएगी. उसके बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिली वो बेसिकली इसकी काइनेटिक एनर्जी के लिए के तौर पे इसमें आ जाएगी. समझ में आया. जैसे ये मैंने एनर्जी गिवन करी, ये मेरी एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड थी. ठीक है, अगर ये इक्वल है तब तो फाइन है, इतनी एनर्जी मिलेगी, ये निकल सकता है. उस मोमेंट पे हो गया कि बस ये सब फूक मारनी है और ये निकल जाएगा. अगर मैंने ये एक्स्ट्रा दे दी तो जितनी भी मिनिमम के ऊपर जितनी भी एनर्जी वो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में यूटिलाइज हो जाएगी, 12mv². समझ में आया. ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना. अब गिवन क्या है उसको देखते हैं, इसको होल्ड पे रख लेते हैं अभी इस पॉइंट को. इफ द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन emitted फ्रॉम हाइड्रोजन एटम इज दिस, एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज ग्राउंड स्टेट कंपेयर्ड टू द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस एस्केप. देखिए ये क्या है, एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट. ये क्या गिवन है कि जो भी उस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्सॉर्ब की थी, ये क्या होगी, एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट. ये होगी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड और ये काइनेटिक है. अब बेसिकली मुझे ये कायदे से रेशियो बतानी है इसकी. मुझे बस के अगर पता लग जाए तो बहुत बढ़िया. के कैसे पता लगेगा, लैम्डा दी हुई है जो एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ एमिट हुई है, तो वी नो कि लैम्डा इज इक्वल टू h/mv. डिब्रोगली एक फॉर्मूला.
तो इसको के में कैसे कन्वर्ट करते हो, के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर या एम वी स्क्वायर इक्वल टू 2k। बहुत लोगों को ये फॉर्मूला पूरा डायरेक्ट याद भी रहता है, तो स्क्वायर कर दो इसको दोनों साइड, एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर। इसको क्या सकता हूँ, एच स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर को 2k लिख दो, यानी एच स्क्वायर अपॉन एम इंटू 2k। समझ में आया? तो फॉर्मूला ओवरऑल क्या बन गया, लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 2m k। सो मैं इससे क्या कह सकता हूँ कि जो k हो गया मेरा वो क्या हो गया, एच स्क्वायर अपॉन 2m इंटू लैम्डा स्क्वायर। ओके गाइज, इतना समझ में। अब इसमें बस एक चीज और समझिए, ये फॉर्मूला हो गया एनर्जी एब्जॉर्ब, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये मैंने लगा दिया। के की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी तो ये इसमें फिट हो जाएगी। ई की और ई मिनिमम की रेशो पूछिए, लेकिन ई मिनिमम क्या है, मैंने आपको बताया था जो ग्राउंड स्टेट में उस पॉइंट तक पहुंचने में की जो एनर्जी होगी इस शेल की, समझना। ई मिनिमम क्या है, जो एनर्जी होगी इस ऑर्बिट की वो उसकी ई मिनिमम होगी इलेक्ट्रॉन की। कभी कभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम भी होती है थोड़ी, ठीक है। तो उस तक पहुंचाने में, उस ई मिनिमम तक पहुंचाने में वो ग्राउंड स्टेट की हो जाएगी जो इस शेल की एनर्जी होगी, समझ में। यानी इस एनर्जी से, शेल से थोड़ी सी मैंने एनर्जी दी, अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है तो इसके ऊपर आ गई, और अगर उतनी ही है तो ऊपर जितनी भी जाएगी वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। यानी ई मिनिमम में कह सकता हूं इस पर्टिकुलर केस में कि जो ग्राउंड स्टेट या इस शेल की एनर्जी होगी वो इसकी होगी। तो nth शेल की जब आप हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बताते हो तो ई मिनिमम ऐसे कैसे निकालते हो, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, करेक्ट। देखिए माइनस साइन होता है वैसे तो, लेकिन माइनस मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि माइनस साइन डिनोट्स की एनर्जी एब्जॉर्ब्ड या रिलीज्ड, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की मैग्नीट्यूड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं इसमें कोई एनर्जी रिलीज और डिक्रीज नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ इस जो ग्राउंड स्टेट है उस शेल की एनर्जी बता रहा है कि इसमें कितनी एनर्जी पजेस हो रही है। मैं नेगेटिव या पॉजिटिव इन फॉर्मुलेज में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13.6, ये बेसिकली फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो Z1 N1 तो 13.6 EV मुझे चाहिए जूल्स में, क्योंकि सब उसमें है। तो ये 13.6 को अगर मैं 1.602 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जूल में आ जाएगा। क्यों, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू होता है 1.602 इंटू 10⁻19 जूल्स। ये याद होना चाहिए, या ये प्रोडक्ट याद रख लो डायरेक्ट जो इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। तो किसी तरह से आपको बस फॉर्मूला लगाना तो पड़ेगा ही गाइस। ओके गाइस, सो ई मिनिमम क्या होगी आपकी, ये वैल्यू होगी। अब के निकाल लेता हूं उससे पहले एक बार, तो के हो गया एच यानी प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू लैम्डा क्या है 3.3 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर। इस पूरे को आप सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.215 इंटू 10⁻18, ठीक है। अब बस इसको वैल्यू को रख लेते हैं फॉर्मूले में और आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था गाइस। देखिए अब रेशो बतानी तो दोनों साइड में ई मिनिमम से डिवाइड कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के अपॉन ई मिनिमम, ये हो जाएगा 1 प्लस के की वैल्यू क्या होगी, ये 2.215 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ई मिनिमम यानी 13.6 इंटू 1.602 इंटू 10⁻19, ये पूरा रख दिया इसमें। तो अब इस पूरे को जब आप सोल्व करोगे तो ई अपॉन ई मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 प्लस 1.01665, ओके, या 2.01665 समथिंग। तो जो आपका नियरेस्ट इंटीजर पूछा था, तो नियरेस्ट इंटीजर इसमें आपका हो जाएगा 2, ओके, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन वन डायमेंशनल रीजन ऑफ लेंथ 2a0। देखिए मिनिमम अनसर्टेनिटी जब भी आपको निकालनी है तो ये इसका फॉर्मूला आपको कैसे लगेगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ओके, जो भी क्या कहता है कि जो प्रोडक्ट हो जाएगी यानी पोजीशन, जो अनसर्टेनिटी है बेसिकली इन फाइंडिंग द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, हो गया, और मल्टीप्लाई बाई अनसर्टेनिटी इन फाइंडिंग इन प्रिडिक्टिंग द एग्जैक्ट मोमेंटम, वो जो ये बेसिकली प्रोडक्ट क्या हो गया, ग्रेटर और इक्वल्स टू h अपॉन 4 ओके। अब मिनिमम पूछा है तो ग्रेटर और इक्वल्स टू है, तो मिनिमम के लिए डेल x इंटू डेल पी की वैल्यू इक्वल्स टू h अपॉन 4 कर दो। डेल पी क्या हो गया मोमेंटम, x क्या हो गया पोजीशन, या जो पोजीशन क्या होगी, जैसे ये इलेक्ट्रॉन ये है तो ये फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं ये कह रहा हूं कि जो डिस्टेंस है, या फॉर एग्जाम्पल
जो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस क्या होगी, एक सर्ट कहीं घूम रही है, तो ये जो बोर्स ऑर्बिट की बात कर रही है तो ए नोट ये डेल एक्स हो जाएगी, पोजीशन है बेसिकली, कहीं भी मिल रहा है, ठीक है। तो डेल एक्स इंटू एम इंटू डेल वी, एम क्योंकि कॉन्स्टेंट है, इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, इसको लिख सकते हैं। ओके, सो अगर इसको कहा गया है कि एक एक्स वन डायमेंशनल में, तो मैं कह सकता हूं डेल एक्स इंटू एम इंटू डेल वी, लेट जैसे इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। कुछ नहीं है इसमें, बस अभी फिलहाल इसको ये समझो। ओके, सो अब इसमें वैल्यूज क्या क्या दिए हैं, डेल एक्स पोजिशन क्या दिया है, इन the speed of an electron in the minimum uncertainty in the speed of an electron in one dimension of length। जो इन देख इलेक्ट्रॉन क्या है, इन वन डायमेंशनल रीजन की, कहीं भी उन्होंने कह दिया है कि यहाँ कहीं एक इलेक्ट्रॉन है स्पीड की, उस वो रीजन क्या है, ए नोट। ए नोट डिस्टेंस में कह रहा है कि इस एरिया में कहीं भी वो इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, 2 ए नोट, तो डेल एक्स क्या हो गया 2 ए नोट इंटू एम इंटू डेल वी डेल वी एक्स एच अपॉन 4 पाई। बस इसमें अब आपको डेल वी एक्स निकालना है, वैल्यू पुट करके, एच क्या, एच अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 2 ए नॉट इंटू एम। ये बस आपको वैल्यूज रखनी है और आपको कैलकुलेशन करनी है बेसिकली। इसमें एच की वैल्यू क्या होगी, 6.63 गिवन है, इंटू 10⁻34 डिवाइड बाई 4 इंटू पाई 3.14 हो गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 9.1 इंटू 10⁻31, ओके, मल्टीप्लाई बाई 2 ए नॉट, ठीक है। 2 ए नॉट क्या है, 2 इंटू ए नोट क्या दिया हुआ है, 52.9 पिकोमीटर। तो 52.9 पिकोमीटर को अगर मैं 10⁻12 कर दूं तो मीटर में हो जाएगा। ओके, तो इस पूरे को जब आप सोल्व करते हो तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 548,272.96 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर सेकेंड में पूछा हुआ है तो बिंदी 3 इधर कर दो, 548.272 कर देता हूँ, किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नियरेस्ट इंटीजर या ये भी 548.272 हो गया, ठीक है। अगर नियरेस्ट इंटीजर या कुछ पूछा तो 548 आंसर आ जाएगा आपका। तो फिलहाल ये हो गया आपका आंसर, समझ में आया गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिलो आर द क्वांटम नंबर्स फॉर 4 इलेक्ट्रॉन्स, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी इज। और वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी आपकी एनर्जी बढ़ती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ती है, यानी पहले मिनिमम एनर्जी वाला, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाला बढ़ेगा, फिर ऐसे ऐसे इसमें बेसिकली जो एनर्जी है इस तरह से बढ़ती है। ओके, सो एक बात तो हो गई ये। अब इसका देख लेते हैं, एल एन हो गया आपका नंबर ऑफ जो शेल होता है, एल आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर जो कि सब शेल दिखाता है, एम मैग्नेटिक, और जो एस है बेसिकली स्पिन है, प्लस हाफ या माइनस हाफ होता है, बेसिकली डायरेक्शन जो बोलते हैं ना स्पिन इलेक्ट्रॉन का, तो प्लस हाफ माइनस हाफ, तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। और इसको देखिए, ए को आप क्या लिख सकते हो, तो जो एल की वैल्यू है बेसिकली एस पी डी एफ के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, इसमें 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, तो ये क्या हो जाएगा 3, एस क्या है इसमें L2, तो 3D हो गया। ये क्या हो जाएगा 4P, ये हो गया 4D, और ये क्या होगा 3P, करेक्ट। अब M तो मैग्नेटिक हो गया गाइज, M की वैल्यू क्या होती है, जो L की वैल्यू है ना 0, इसके लिए P के लिए -1 0 1, 2 के D के लिए -2 -1 0 +1 +2, 3 के लिए -3 से ऐसे ही सिंपल +3 तक जाए। तो इसका कोई इतना रोल नहीं है। और इसमें एक इंक्रीजिंग एनर्जी पूछी है, तो अब इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, 3D 4P 4D 3P। तो इसमें आप देखोगे सबसे पहले तो आपका भरा जा रहा है 3P। ओके, पहले 3P भर लिया गया, उसके बाद आप क्या भर रहे हो 3D, 3P के बाद ये हो गया 3D, मतलब इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कह रहा हूं मैं। 3D के बाद क्या है 4P, और 4P के बाद 4D। ओके, तो ऑर्डर इसमें क्या हो गया इसके अकॉर्डिंग, जो आपका ऑप्शन नंबर डी, पहले DABNC, DABNC यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए पहला है, ए सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इज प्रपोज्ड एज बोर्स ऑर्बिट। यस गाइज, आई मीन आप ये सोचो कि बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग उसने यही बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है सर्कुलर ऑर्बिट, जिन्हें आप ऑर्बिट या शेल बोलते हो, उसमें घूमते हैं और ये फिक्स्ड सर्कुलर पाथ होते हैं। ओके, तो आई मीन ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मॉडल अगर आपने पढ़ा है तो इसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा क्या है कि एन ऑर्बिटल इज द वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन। देखिए जब हम वेव फंक्शन की बात करते हैं यानी साई, ये है क्या, ये एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है दैट रिलेट्स, जो कि एक किसी भी लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन पॉइंट इन स्पेस विद इट्स एनर्जी। मतलब जैसे जो साई है उसको आप कैसे कह सकते हो कि जो ये वेव फंक्शन है इसको आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को इसके अराउंड किसी भी स्पेस में जो फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी होगी उसमें यूज कर सकते,
ठीक है। जैसे ये ऑब्वियसली ऑर्बिटल बने हैं, जैसे एस का ये सर्कुल स्पेरिकल बन जाता है, ठीक है, ये पी एक्स हो गया, ठीक है, ये पी वाई हो गया, पी जेड हो गया, ये क्या हो गया, बेसिकली वेव फंक्शन के थ्रू निकाले हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, एन ऑर्बिटल इज द वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन इन एन एटम। ये आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। गाइज ये आई मीन इसमें प्रूव करने का नहीं गाइज, आपने अगर थ्योरी पढ़ी है तो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट हो जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक दे पकड़ा दिया, ठीक है। तीसरा है द एग्जिस्टेंस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट इज सपोर्टेड बाय हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। वो क्यों देंगे, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो बोहर्स ऑर्बिट को सपोर्ट करता है। क्यों, जो बोहर ने हाइड्रोजन के जो मॉडल को ही यूज करके अपना सिस्टम को एक्सप्लेन किया था। लेकिन इसमें मैं बताता हूँ, देखिए, तो इसमें ये कह रहा है कि बोहर ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जैसे हाइड्रोजन एटम के बाहर ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, और ये इस तरह से है ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग जैसे कभी इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा है या अमिट कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां से वो यहां पे आ रहा है या यहां से यहां पे जा रहा है, ठीक है, तो उस अगर आप ये देखोगे बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पॉइंट में घूम रहे हैं, या तो इसमें ऐसे या इसमें ऐसे। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग कैसे प्रूव होता है कि जैसे इस शेल की जो एनर्जी है, हालांकि रियलिटी में नहीं है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो लाइंस हैं अमिट हुई हैं उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे, तो जैसे कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आ रहा है, तो जो एनर्जी अमिट हुई, जो स्पेक्ट्रम बना, वो प्रूव होता है वो एनर्जी डिफरेंस के इसके और इससे शेल से। जो बोहर्स के अकॉर्डिंग तो क्या है, इस शेल की एनर्जी जो हुई और इस शेल की जो एनर्जी हुई, ठीक है। तो अगर मैं बोहर्स की अकॉर्डिंग जो E2 माइनस E1 करता हूं वो नियरली मैच करती है जो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग जो एनर्जी रिलीज होती है, तो वो मतलब इस तरह से वो प्रूव होता है गाइस, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। फाइनल ऑप्शन है एटॉमिक ऑर्बिटल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्वांटम नंबर n l and l ओनली। दिस इज अगेन इनकरेक्ट बिकॉज n l and m यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तीन है जिससे प्रूव होता है। देखिए एस तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्पिन बता रहा है इलेक्ट्रॉन की, वो ऑर्बिटल का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है वो, तो है ना, तो इसलिए एस नहीं लिया। एन क्या है, देखिए डिटरमाइंस द जो भी एनर्जी लेवल है या साइज है ऑर्बिटल का टू लार्जर एक्सटेंट, वो ये बताता है nth शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है वो डिटरमाइन क्या करता है कि जो सब शेल है ना, और सब शेल के साथ साथ जो शेप होगी ऑर्बिटल की। अब जैसे एल है, एस की बात कर रहा हूं तो मुझे पता है स्फेरिकल शेप होगी, पी की बात करूं मुझे पता है डम्बल शेप होगी, है ना, तो इस तरह से। और जो एम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो बेसिकली क्या करता है, ओरिएंटेशन, जो शब्द शेल है उसका जो ओरिएंटेशन होगा उसको डिफाइन करता है। तो ये बेसिकली ओरिएंटेशन जो उस ऑर्बिटल का होगा वो डिफाइन करता है। तो इसका मतलब ये जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ये इनकरेक्ट पूछा था ना, तो दिस ओनली स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, सो आई होप गाइज आपको जो ये वीडियो है, ये क्वेश्चंस हैं, समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।